दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हाइप क्लासेस में। मैं हूं शिवाजी और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं पेशवाओं के समय में मराठा साम्राज्य के मजबूती के बारे में। आज देखिए हम लोग बात करेंगे बाजीराव प्रथम के बारे में। पिछले वीडियो में हमने समझा था बालाजी विश्वनाथ का जो समय-काल था 1713 से 1720 ईस्वी, उसमें क्या कुछ हुआ, किस तरह से जो साम्राज्य था मराठा साम्राज्य वह मजबूत हुआ, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। अब उनका जो पुत्र है बाजीराव प्रथम वो पेशवा बने हैं 1720 से 1740। जो काल है मैंने पहले से ही लिख रखा है, सभी पेशवाओं का काल वो देख लीजिए, आप इसको याद रखेंगे, इसीलिए मैं लगातार इसको दिखा रहा हूं बोर्ड पर। तो बाजीराव प्रथम ने क्या कुछ किया, किस तरह से मराठा साम्राज्य को समृद्ध किया, मजबूत किया, आइए समझते हैं हम लोग। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से 1740 ईस्वी था। इन्होंने कहा था, इनका एक कथन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और यह कथन किसको कहा था? यह साहू जी महाराज को इन्होंने कहा था बाजीराव प्रथम ने कि अब वक्त आ गया है कि हम जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करें और हमारी सत्ता अटक से कटक तक हो जाए। तो इन्होंने बाजीराव प्रथम ने पहली बार साहू जी महाराज को यह कहा था कि हम जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करें, यानी कि मुगल शासक जो है, मुगल साम्राज्य जो है वह चूंकि कमजोर हो गया है, जर्जर हो गया है, तो आइए उसको हम समाप्त करें और अटक से कटक तक, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक पूरे संपूर्ण भारत पर मराठों का कब्जा हो जाए। यह संकल्पना थी बाजीराव प्रथम की, और उसी संकल्पना को प्रदर्शित करता है यह कथन जो उन्होंने साहू जी महाराज को कहा था। यह सवाल भी पूछा जाता है और मुख्य परीक्षा में इस तरह के सवाल दिए जाते हैं और उसकी व्याख्या आपसे पूछी जाती है। तो किस संदर्भ में था, क्या था, यह समझिए आप। अब देखिए बाजीराव प्रथम ने क्या कुछ किया। हिंदू पद बादशाही को प्रचारित किया था। देखिए ये सब कुछ वही कर रहे हैं जो शिवाजी महाराज ने किया था अपने कार्यकाल में। शिवाजी महाराज ने भी पूरे भारत पर, संपूर्ण भारत पर कब्जा करने की एक संकल्पना अपने मन में लाई थी। साथ ही साथ हिंदू पद बादशाही, यानी कि हिंदू को समृद्ध करने, हिंदू को मजबूत करने की जो संकल्पना शिवाजी महाराज की थी, उसी संकल्पना को बाजीराव प्रथम ने भी अपने सामने रखा था लक्ष्य के रूप में। छत्रसाल बुंदेलों को सहायता पहुंचाया था और इसी क्रम में मस्तानी बाई के संपर्क में आए थे। अब देखिए इनकी जो पहली पत्नी थी वह काशी बाई थी, यह तो आपको पता ही होगा, और दूसरी पत्नी जो थी वह मस्तानी बाई थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा यह कहानी समझ लीजिए आप लोग। छत्रसाल जो थे वह शासक थे, बुंदेलखंड के, बुंदेलों के शासक थे। और यह जो कहानी है यह 1727, 28, 29 की घटना है। 1728 के आसपास मोहम्मद खां बंगस जो है यह एक मुगल सरदार था और यह फर्रुख सियर का बहुत विश्वासी था, और इसी ने फर्रुखाबाद जो शहर है वह बसाया था। फर्रुख सियर को खुश करने के लिए उसके नाम पर फर्रुखाबाद रखा था मोहम्मद खां बंगस ने। मोहम्मद खां बंगस ने मुगल शासक के कहने पर बुंदेलों पर आक्रमण कर दिया था, छत्रसाल पर आक्रमण करके बुंदेलखंड को घेर लिया था। ऐसी स्थिति में छत्रसाल ने क्या किया, एक पत्र लिखा था बाजीराव प्रथम को कि मुझे सहायता चाहिए, लेकिन बाजीराव प्रथम ने कोई भी जवाब उस पत्र का नहीं दिया। लेकिन अचानक से ही बाजीराव प्रथम ने सहायता के लिए एक मजबूत सेना के साथ वहां पर पहुंच गए और छत्रसाल को मदद पहुंचाई, और मदद पहुंचाकर मोहम्मद खां बंगस को वहां से पराजित करके भगा दिया। यानी कि छत्रसाल को बहुत बड़ी सहायता बाजीराव प्रथम ने पहुंचाया था। यही कारण था कि छत्रसाल ने खुश होकर जो राजकुमारी थी बुंदेलखंड की मस्तानी बाई, उससे विवाह का एक ऑफर बाजीराव प्रथम को दिया था। हालांकि बाजीराव प्रथम पूर्व से ही विवाहित थे, काशी बाई उनकी पत्नी थी, बावजूद इसके इस सम्मान को वो ठुकरा न सके और छत्रसाल बुंदेलखंड की जो राजकुमारी थी मस्तानी बाई, उससे उन्होंने विवाह कर लिया। यह कई फिल्मों में, कई सीरियल में भी आपने इस कहानी को देखा होगा। तो ये सीरियल और फिल्म में तो बातें अलग ढंग से पेश की जाती है, लेकिन यह ऐतिहासिक घटना है मस्तानी बाई को लेकर। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है बाजीराव प्रथम का कि वह जो है पूरे भारत में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे, और यही कारण था कि उसने छत्रसाल को भी मदद पहुंचाया था। अब देखिए बाजीराव की सहायता से 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क, जो कि हैदराबाद के शासक थे निजाम, उन्होंने शकूर खेरा के युद्ध में मुगल सूबेदार मुवारिज खां को पराजित किया था। 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क, आपको ये पता होगा, ये जो दौर है, ये दौर है मोहम्मद शाह रंगीला का,
और मोहम्मद शाह रंगीला यानी कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का यह दौर है। और इस दौर में राज्य जो है वो स्वतंत्र हो रहे थे। पहले भी हमने जिक्र किया है, जब मुगल काल पढ़ेंगे तो और विस्तार से समझेंगे कि मोहम्मद शाह रंगीला जो शासक था, मुगल शासक था, उसके समय में राज्य स्वतंत्र हो रहे थे। और इसी कड़ी में हैदराबाद भी स्वतंत्र हो रहा था और निजामुल मुल्क उसका नेतृत्व कर रहा था। और सहायता कौन कर रहे थे? बाजीराव प्रथम। और बाजीराव प्रथम की के मदद से ही शकूर खेरा के युद्ध में उसने मुगल सूबेदार मुवारिज खां को पराजित कर दिया था और निजामुल मुल्क ने हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था। लेकिन तुरंत बाद निजामुल मुल्क से सीधी टकरार बाजीराव प्रथम की होती है। उसको आप समझिए, क्योंकि दोनों ही विस्तारवादी थे और दोनों ही क्षेत्र विस्तार में लगे हुए थे। और दक्षिण भारत में मराठा कभी नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरी शक्ति पनपे, क्योंकि मराठा दक्षिण का शासक बनना चाहते थे और वहीं से वह उनके लिए एक कैंप था और वहां से वह पूरे देश पर कब्जा करना चाहते थे। तो आइए देखिए, समझिए किस तरह से निजाम से इनकी टकरार होती है। 1728 ईस्वी में पाल खेरा का युद्ध होता है और इसमें निजाम पराजित होते हैं और निजाम को मजबूरी बस मुंशी शिवगांव की संधि करनी पड़ती है। और यह जो लड़ाई है और यह जो संधि है, इसका एक बड़ा कारण यह है कि बाजीराव प्रथम संपूर्ण दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार चाहते थे, जो कि पहले भी उसे यानी कि पूर्व के पेशवा को मुगल शासक ने दिया था और उसे वह बनाए रखना चाहते थे, उसे वह स्थापित करना चाहते थे। और जो भी बीच में आया, जो भी उसको बाधित करने का प्रयास किया, जैसे कि निजाम, तो उसे उन्होंने पराजित किया और अंत में निजाम को मुंशी शिवगांव की संधि करनी पड़ी 1728 ईस्वी में। फिर 1737-38 में भोपाल के युद्ध में निजाम को पराजित किया और दुरई सराय की संधि करनी पड़ी। और दोनों संधि के द्वारा सिर्फ और सिर्फ जो मराठा पेशवा ने प्राप्त किया वह था चौथ और सरदेशमुखी दक्षिण भारत की। तो इसको आप समझिए किस तरह से मजबूती से वह आगे बढ़ रहे थे। और जो उस समय की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरने वाला था निजाम हैदराबाद का, उसको तुरंत उसने परास्त किया था और चौथ और सरदेशमुखी पर कब्जा किया था और उसे प्राप्त किया था। 1731 ईस्वी में वारणा की संधि बहुत महत्वपूर्ण है। वारणा की संधि कई बार सवाल पूछा गया है। इस संधि के द्वारा जो कोल्हापुर के शासक थे, जो आपने देखा होगा कि दो भाग में जब बंटता है साम्राज्य, तो एक कोल्हापुर में ताराबाई और इधर फिर सतारा से जो है शाहू जी महाराज शुरू करते हैं शासन व्यवस्था को। तो इस वारणा की संधि के द्वारा जो कोल्हापुर से एक शासन चल रहा था मराठाओं का, उसको सतारा के अधीन ला दिया जाता है और अब संपूर्ण जो मराठा है वो एक हो जाता है, वो है सतारा के अधीन। तो सतारा के अधीन लाया जाता है वारणा की संधि द्वारा और कोल्हापुर जो एक खंड था उसको समाप्त कर दिया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण संधि है क्योंकि यह मराठा एकीकरण का एक प्रतीक भी है। तो 1731 का वारणा की संधि आप ध्यान रखेंगे। फिर 1737 ईस्वी में आप देखिए, 1737 ईस्वी में मोहम्मद शाह पर दिल्ली में आक्रमण करते हैं। ये देखिए, मोहम्मद शाह के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया। 1719 से 1748 ईस्वी तक का जो समय काल है मुगल शासक का, वह है मोहम्मद शाह रंगीला का। और मोहम्मद शाह रंगीला एक कमजोर शासक थे, आप जानते हैं। यही कारण था कि उनके समय में कई जो राज्य हैं मुगल साम्राज्य के अंदर के जो राज्य थे वह स्वतंत्र हो जाते हैं, जिसमें से निजाम, अवध, ये सब राज्य थे। बंगाल हमने पहले भी जिक्र किया है। 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम सीधे सीधे मुगल शासक पर हमला करते हैं, यानी कि दिल्ली पर आक्रमण करते हैं 1737 ईस्वी में और मोहम्मद शाह को पराजित करते हैं। उनको पराजित करने के कारण जो यश और कीर्ति की वृद्धि होती है बाजीराव प्रथम की और मराठा साम्राज्य की, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 1737 ईस्वी के युद्ध के बाद तुरंत बाद 1739 ईस्वी में आप देखेंगे नादिर शाह का आक्रमण हो जाता है मोहम्मद शाह पर और उसके बाद लगातार जो आक्रमण का दौर शुरू होता है। फिर अहमद शाह अब्दाली का आप देखेंगे। मोहम्मद शाह के बाद जो अहमद शाह है वो सबसे अधिक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण को झेलता है और यही अहमद शाह अब्दाली जो है मराठाओं के लिए भी एक खतरा है, क्योंकि 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में यही अहमद शाह अब्दाली जो है मराठाओं को पराजित कर देता है। और जिस तरह से मुगल शक्ति समाप्त होता है नादिर शाह के आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से, वही अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से मराठा साम्राज्य भी नस्ते नाबूद हो जाता है, कमजोर हो जाता है और बाद में अंग्रेज बड़ी आसानी से इस पर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर लेते हैं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। फिलहाल आप समझिए कि बाजीराव प्रथम किस तरह से अपनी शक्ति को संचित कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं और मराठा साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। देखिए, इनके इस विस्तारवादी नीति का जो राज था और जो जीत की
जीत का राज था वह था उनकी सैन्य शक्ति, और वह व्यवस्था थी गुरिल्ला पद्धति, यानी कि एक मजबूत सेना और युद्ध लड़ने की एक खास कला जिसको कहते हैं गुरिल्ला पद्धति। यह गुरिल्ला पद्धति मराठाओं की एक खास पद्धति थी लड़ाई की, जो जिस शासक ने अपनाया, मराठा शासक ने, वह विजयी रहा। शिवाजी ने भी इस पद्धति को अपनाया था, बाजीराव प्रथम ने इसे पुनः फिर से इसका पोषण किया और इसको मजबूत किया। गुरिल्ला पद्धति का अर्थ होता है छिपकर वार करने की नीति, और छिपकर वार करने की जो नीति थी वह बाजीराव प्रथम की एक मजबूत नीति थी, और इसका फायदा आप देख रहे हैं कि लगातार इनको मिल रहा है। यही नहीं, बाजीराव प्रथम ने उस समय जो यूरोपीय कंपनी के शक्ति का विस्तार हो रहा था, जिस तरह से पुर्तगाली अपना विस्तार कर रहे थे और अंग्रेज अपना विस्तार कर रहे थे, तो पुर्तगालियों से जब टकरार हुआ इनका, बाजीराव प्रथम का, तो इसने सालसेट और बसीन ये दो क्षेत्र पुर्तगालियों से छीन लिया था। तो आप कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि बाजीराव प्रथम का जो समय काल रहा वह अच्छा समय रहा, और मराठा साम्राज्य के लिए विस्तार का समय रहा, मजबूती का समय रहा। जो भी तत्कालीन जो मजबूत शक्तियां थी देश में, सबको बाजीराव प्रथम ने पराजित किया, और जो मराठा साम्राज्य है उसके यश को बढ़ाया था। अब आइए समझते हैं अगले शासक यानी कि अगले पेशवा को। अब देखिए, बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं और इनका कार्यकाल है 1740 से 1761 ईस्वी। तो बालाजी बाजीराव के समय काल में क्या कुछ होता है, क्या परिवर्तन आता है, इसको हम लोग समझते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है पानीपत का तृतीय युद्ध, इसको भी हम लोग इसी में समझेंगे। तो देखिए, बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, महत्वपूर्ण है, नाना साहब के नाम से जाना जाता है। सवाल पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। तो बालाजी बाजीराव इसका सही उत्तर होगा। 1750 ईस्वी में संगोला की संधि से पेशवा को मराठा का वास्तविक शासक बनाया जाता है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये 1750 का जो संगोला की संधि है, यह कई बार पूछा गया सवाल है। देखिए, 1750 में संगोला की संधि होती है और पेशवा को मराठा का वास्तविक शासक बनाया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो मराठा शासक थे, जो पहले से चले आ रहे थे छत्रपति, उस पद को समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त करने का मतलब है कि वह पद कम महत्वपूर्ण हो जाता है और पेशवा को ही वास्तविक शासक मान लिया जाता है। हालांकि बाद में आप देखेंगे कि पेशवा पद को भी अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया 1818 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय के समय में। तो यह हो गया कि संगोला की संधि से पेशवा वास्तविक शासक बन गए। तो यह सवाल पूछा जाएगा आपसे कि मराठा साम्राज्य का वास्तविक शासक पेशवा किस संधि के माध्यम से बनते हैं, तो 1750 ईस्वी के संगोला की संधि से बनते हैं। और फिर अगर यह सवाल पूछा जाएगा कि पेशवा का पद जो है कब समाप्त हो गया, तो 1818 ईस्वी में समाप्त हो गया, अंग्रेजों ने इसे समाप्त कर दिया और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय हुए, जो कि ये हैं। अब देखिए, यह जो परिवर्तन आया यानी कि पेशवा वास्तविक शासक बन गए मराठा साम्राज्य का, इस घटना को एक राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। मराठा साम्राज्य के लिए एक राजनीतिक क्रांति था, क्योंकि बहुत बड़ा एक परिवर्तन था और इस परिवर्तन के द्वारा छत्रपति का स्थान पेशवा ने ले लिया। इसने राजधानी पूना बनाया। पहले आपने देखा कि पेशवाओं की जो राजधानी थी वह कहाँ थी, वह सतारा थी, और सतारा से अब राजधानी को पूना किया और पूना को मुख्य केंद्र बनाया। और इनके समय में यानी कि बालाजी बाजीराव के समय में मराठा साम्राज्य का अधिकतम विस्तार हुआ। यह सवाल भी पूछा जाएगा कि किस पेशवा के काल में मराठा साम्राज्य का अधिकतम विस्तार हुआ, मैक्सिमम जो एक्सपेंडेशन है, जो विस्तार है, वो एक्सपेंड किया है इन्हीं के समय में, यानी कि बालाजी बाजीराव के समय में। 1752 ईस्वी में देखिए, निजाम से टकरार लगातार चल रहा है, क्योंकि 1724 ईस्वी में हमने देखा था कि निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था। और उसी समय से दोनों यानी कि मराठा और निजाम का दक्षिण भारत पर कब्जा करने का जो प्रयास था, उस वजह से टकरार प्रारंभ हो गया। और टकरार ऐसा प्रारंभ हुआ कि लगातार कई युद्ध मराठा और निजाम को लड़ने पड़े आपस में, और मराठा लगभग सभी युद्धों में विजयी हुआ और निजाम को अंततः कोई ना कोई संधि करके पीछे हटना पड़ा। अब देखिए, 1752 ईस्वी में निजाम को भलकी की संधि करनी पड़ी। वहीं 1757 ईस्वी में सिंदखेरा के युद्ध में निजाम पराजित होता है। तो लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है निजाम के साथ और निजाम पराजित हो रहे हैं। 1760 ईस्वी में उदयगीर के युद्ध में भी निजाम क्या होते हैं, पराजित होते हैं। तो मराठा लगातार शक्तिशाली बना हुआ है। लेकिन
लेकिन 1761 ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण है। 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली जो है वह आक्रमण करता है पानीपत में, और वहां पर मराठा जो सेना है उससे टकरार होती है, और मराठा जो शक्ति है वह इसमें हार जाती है। और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है, पानीपत की लड़ाई, यहाँ पर पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी जो लड़ाई है उसमें मराठा पराजित होते हैं। अहमद शाह अब्दाली के बारे में आप समझिए कि आपने देखा होगा कि अहमद शाह अब्दाली एक अफगानी थे, और इन्होंने लगातार भारत पर कई आक्रमण किए, लगभग 7 आक्रमण भारत पर इसने किया। जो मोहम्मद शाह के समय से शुरू हुआ, अहमद शाह के काल में लगातार आक्रमण हुए, और बाद में मराठों से भी इसकी टकरार होती है। मराठों से टकरार का मुख्य कारण क्या है कि मराठा साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे देश में, और साम्राज्य के विस्तार के दौरान ही मराठों का जो विस्तार है वह पंजाब पहुंचा, और पंजाब में जहां की पहले से ही अहमद शाह अब्दाली ने अपना एक प्रतिनिधि रखा था, उस प्रतिनिधि का नाम था तैमूर, जो कि सवाल पूछा हुआ है। और इसी तैमूर को, पंजाब में जो तैमूर प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा था अहमद शाह अब्दाली का, उसी को मराठों ने क्या किया, पराजित किया और वहां से भगा दिया और पंजाब पर कब्जा कर लिया। यही तत्कालिक कारण था इस युद्ध का, पानीपत के तीसरे युद्ध का, तृतीय युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो यही था कि पंजाब में अहमद शाह अब्दाली के जो प्रतिनिधि थे तैमूर, उसको मराठों ने पराजित करके भगा दिया था। और इसी का बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है, और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होती है, और इस युद्ध में मराठा पराजित होते हैं। क्यों? क्योंकि अहमद शाह अब्दाली के विजय का जो मुख्य कारण था वह था भारतीय शासकों, यानी कि स्थानीय शासकों का इनको मिलने वाली सहायता। और सहायता किस रूप में? शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, नजीबुद्दौला रोहेला जो कि रुहेलखंड के शासक थे, हाफिज रहमत खां, सादुल्ला खां, ये ऐसे स्थानीय शासक थे जिसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, मराठों के खिलाफ थे। क्योंकि मराठों से पहले ही ये लोग खिन्न थे, क्योंकि मराठा लगातार अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे, और जब क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे तो इन क्षेत्रीय शक्तियों से उनकी टकरार होती थी, और फिर हिंदू पद पातशाही यानी कि हिंदू राज्य के रूप में जो विस्तार की नीति थी, कहीं न कहीं वह भी हित टकरा रहा था। और यही कारण था कि अहमद शाह अब्दाली को स्थानीय मुस्लिम शासकों का सहयोग प्राप्त हुआ था, और जो मराठे थे उनको स्थानीय लगभग नहीं के बराबर किसी शक्ति का सहयोग मिला था, और यही कारण था कि मराठे पराजित हो गए थे। मराठों के जो तोपची थे, पूछा जाता है बार बार सवाल, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ, इब्राहिम गारदी थे जो मराठों की तरफ से तोपची की भूमिका में थे पानीपत में। हालांकि जो बुंदेले थे, बुंदेला जो था उसको उन्होंने मराठों को सहायता पहुंचाया था, क्योंकि बुंदेला से जो हमने बुंदेलों से जो मराठों का संबंध है उसको हमने पहले भी समझा है, तो बुंदेला इसके साथ थे। लेकिन अधिकांश जो शासक थे भारत में, स्थानीय शासक, वह इनके खिलाफ थे और अहमद शाह अब्दाली के साथ थे। तो यही कारण है कि पराजय हुआ। इब्राहिम गारदी जो मराठों का तोपची था, बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति था और बहुत योग्य व्यक्ति था। इस युद्ध का आंखों देखा हाल काशीराज पंडित ने बयां किया था। काशीराज पंडित ने इस युद्ध को देखा था, और इसने आंखों देखा हाल जो उस समय के पेशवा थे बालाजी बाजीराव, और उनको लिखा था, क्या लिखा था कि 2 हीरे नष्ट हो गए। 2 हीरे नष्ट होने का मतलब है इस पानीपत के तीसरी लड़ाई में जो मराठों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, वह नेतृत्व करने वाले 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति जो पेशवा बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ और पेशवा के पुत्र विश्वासराव, इन 2 व्यक्तियों के बारे में कहा गया कि ये 2 जो हीरे थे वो नष्ट हो गए, यानी कि 2 हीरे मर गए। 2 हीरे कौन थे? तो इस युद्ध में मराठों का जो नेता था, जो मराठों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, वह पेशवा के चचेरे भाई सदाशिवराव भाव और पेशवा के जो पुत्र थे विश्वासराव, इन दोनों की यहाँ पर हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसमें? इस पानीपत की तीसरी लड़ाई में। और इसीलिए जब काशीराज पंडित ने आंखों देखा हाल पेशवा को बताया था, लिखा था, तो उसमें लिखा था कि 2 हीरे नष्ट हो गए, 27 स्वर्ण मुद्राएं खो गई,
27 जो बड़े अधिकारी जो सरदार थे उनकी हत्या हो गई, तो मुद्राएं खो गई और नष्ट हो गए। चांदी और तांबे की गणना नहीं की जा सकती है और सैनिक जो मरे उसकी गणना करना संभव नहीं है। तो इस तरह से काशीराज पंडित ने बयां किया था इस पूरे घटनाक्रम को। तो यहाँ से 2-3 महत्वपूर्ण जो बिंदु सामने आया कि मराठों का नेतृत्व किसने किया था, क्या तत्कालिक कारण रहा था। देखिए ये वाला जो लाइन है कि क्यों यह पानीपत की तीसरी लड़ाई शुरू हुई थी, यह 2010 में आईएएस में भी पूछा गया प्रश्न है। तो आप ध्यान रखेंगे कि तैमूर को पंजाब से भगा देना ही तत्कालिक कारण था इस युद्ध का। और इस युद्ध में जो पराजय हुआ मराठों का, इसके पीछे के महत्वपूर्ण कारणों को भी आपको समझना होगा और इससे जो परिणाम निकले उसको भी समझना होगा। देखिए क्या कारण थे कि मराठे जो है वह पराजित हो गए इस युद्ध में। तो इसके 2-3 कारण जो आप लगातार देख रहे हैं, मराठों को पढ़ रहे हैं, तो आप भी निकाल सकते हैं। पहला तो आप समझ सकते हैं कि स्थानीय शासक जो थे भारत के, उन्होंने मराठों का साथ नहीं दिया बल्कि अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जब स्थानीय शासक विदेशी के साथ होंगे तो निश्चित रूप से वह मजबूत होगा और मराठे कमजोर होंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो मराठों की परंपरागत युद्ध नीति थी, युद्ध की जो पॉलिसी थी गुरिल्ला वार, वह नहीं किया गया बल्कि प्रत्यक्ष युद्ध लड़ा गया, यानी कि सीधे सीधे लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली से यह युद्ध। और यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि मराठे इसमें पराजित हुए, क्योंकि मराठों की जो विशेष शक्ति थी वह था गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला वार, जिसका प्रयोग नहीं किया गया था इसमें। उसके बाद एक महत्वपूर्ण कारण था भारी भरकम तोप जो मराठों के पास थे, उसको ले जाना, उससे फायर करना ये थोड़ा कठिन था, जबकि अहमद शाह अब्दाली के पास मजबूत हथियार थे और हल्के हथियार थे जिसका उसको फायदा मिल रहा था। एक महत्वपूर्ण कारण और था मराठों के पराजय का, जिसका पहले भी हमने जिक्र किया है, और वह था कि मराठे जो सेना थे उसमें महिलाओं को ले जाना प्रारंभ कर दिया था। इसका मैंने पहले जिक्र किया था। तो इस युद्ध में भी मराठे जो सेना थे और अधिकारी थे, उन्होंने अपने घर से महिलाओं को साथ में लेकर वहां तक गए थे और वो महिलाएं जो है वह उनके लिए समस्या बन गई युद्ध में। और यह भी एक कारण था कि पानीपत के युद्ध में मराठे पराजित हुए थे। इन सभी कारणों का अवलोकन करने से हम समझ सकते हैं कि मराठे क्यों पराजित हुए। लेकिन इसके जो परिणाम हुए, जो भारत पर इसका परिणाम आया, उसको आप देखिए, बड़े व्यापक परिणाम निकले, क्योंकि मराठा उस समय तत्कालीन रूप से पूरे भारत में एक सबसे मजबूत शक्ति थी और लोग इस निगाह से उसे देख रहे थे कि फिर से संपूर्ण भारत पर मराठा साम्राज्य स्थापित होगा और मराठा शासन करेंगे और सभी विदेशी शक्तियां नष्ट हो जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा, मराठा साम्राज्य का पतन हो गया और इसका जो सबसे अधिक फायदा मिला वह मिला यूरोपीय कंपनियों को और खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो इस जर्जर हुए मराठा साम्राज्य को बड़ी आसानी से मराठा अंग्रेज युद्ध के द्वारा और कई संधियों के द्वारा समाप्त कर देते हैं। अंततः बाजीराव द्वितीय को 1818 ईस्वी में पेशवा पद से हटाकर पेशवा पद ही कानूनी रूप से समाप्त कर देते हैं और मराठा साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो यह एक परिणाम था इस युद्ध का। तो दोस्तों आपने समझ लिया है, अभी हमने पेशवाओं के बारे में विस्तार से बात किया। अब जो अगला वीडियो होगा उसमें हम अंग्रेजों के साथ इसके जो संबंध हैं पेशवा के, उसको देखेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेजी प्रभाव मराठा साम्राज्य पर आएगा और मराठा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आप देखते रहिए हाइप क्लासेस। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे, नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।